करना आवश्यक है, बट ये आने में अच्छा खासा समय निकल जाता है। ओके, यस। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। We begin with the national income as we have been discussing for several classes. I hope it will be over within, one more class will suffice. तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग नेशनल इनकम डिस्कस करना शुरू करते हैं। पिछले क्लास में वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट किए थे। लेट मी सी, अमन सर माइट हैव ज्वाइंड। कुछ और चीज कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। सो लेट अस बी अटेंटिव एंड मेक अ प्रोग्रेस। देखिए, इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, पहले इसको समझ लीजिए। इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम का मतलब है कि इनकम मेथड के द्वारा हम लोग नेशनल इनकम, जिसको कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसको कैसे एस्टिमेट करें। First step one is that we first identify where the income is being generated, कहाँ कार्य हो रहा है और लोग काम करके कहाँ पैसा अपने लिए अर्जित कर पा रहे हैं। So the step one is to identify what need to identify. We need to identify the sectors in which production is not production of course production तो होगा ही, production होगा तो income generation कहाँ होगा। तो हम लोग इनकम मेथड में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास किए और इस निष्कर्ष पर निकले कि प्राइमरी सेक्टर में भी काम हो रहा है और इनकम आय का अर्जन हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में भी लोग कार्यरत हैं और इनकम का जनरेशन हो रहा है और टर्शरी सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं और इनकम का जनरेशन हो रहा है। सो द स्टेप वन इज द आइडेंटिफाई सच प्लेसेस वेयर इनकम इज बीइंग जनरेटेड, आइडेंटिफाई सच सेक्टर्स वेयर इनकम इज बीइंग जनरेटेड। ये तो हमारा स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू का क्या है? देखिए, स्टेप टू इज दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। ठीक है, स्टेप टू है आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इनकम किस रूप में हम लोग अर्जित करते हैं। एक होता है, एनी प्रॉब्लम? आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। Yes, children. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're Yes, audible. ma'am. Okay. Aman sir has not joined, no, Abhi? No. Okay. है ना, यही तो है फैक्टर इनकम। हम लोगों को फैक्टर इनकम के बारे में जानना है और फैक्टर इनकम क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। पर इतना सीधा नहीं, थोड़ा हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ रहे हैं, इसलिए जरा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ये कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होता है नंबर वन, इसे कहा जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर वन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का घटक अर्थात कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आसान शब्दों में इसे वेजेस कहा जाता है। अब ये जो वेजेस होता है ना, ये भी तीन प्रकार से मिलता है। एक होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक नंबर ए, इसमें तीन घटक है, इसमें भी तीन सेक्शन है। एक है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा है रिवॉर्ड इन काइंड और तीसरा है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और चौथा प्राइवेट पेंशन भी माना जाता है। देखिए, फिर से हम ये कहते हैं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को बहुत ही सीधे शब्दों में क्या कहेंगे?
कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को आसान शब्दों में हम लोग वेजेस के रूप में समझ सकते हैं। अब ये जो इसको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के रूप में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसके भी होते हैं 3-4 पार्ट। पहला पार्ट है रिवॉर्ड इन कैश। अब रिवॉर्ड इन कैश, कहीं हम नौकरी कर रहे हैं, ढंग की नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा बेसिक पे है, वो मुद्रा यानी कि मनी के रूप में है। मुझे डीएनएस अलाउंस मिलता है, मुझे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो जो चीजें जो रिवॉर्ड नगद यानी कि कैश के रूप में मिलती है, वह हुआ रिवॉर्ड इन कैश। दूसरा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का घटक है, कंपोनेंट है रिवॉर्ड इन काइंड। तो आप ऑफिसर हैं और पुलिस ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और आपको क्या मिल गया, हड़ताली मोड़ के आसपास इतने सारे ऑफिसर्स फ्लैट में आपको क्वार्टर मिल गया। आपको कितने सारे और भी सुविधाएं, आपको व्हीकल मिल गई, आपको जीप मिली, आपको एम्बुलेंस, एम्बुलेंस नहीं, आई होप नो वन गेट्स एम्बुलेंस, आपको एम्बेसडर कार अब तो गवर्नमेंट ही दफ्तरों में ज्यादा चलती है। तो ये सारी चीजें जो आपको क्वार्टर मिल गया, आपको फ्री फूड मिल गया, मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, फ्री एजुकेशन भी मिलता है बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें किस रूप में मिल रही हैं? ये नगद के रूप में नहीं मिला है। ये जो क्वार्टर गवर्नमेंट का आपको मिला है ना, वो आपको किस रूप में मिला है? काइंड के रूप में मिला है। आपको जो व्हीकल मिली है जिससे आप ऑफिस आएंगे, ऑफिस जाएंगे, वह भी नगद के रूप में नहीं है। किस रूप में रिवॉर्ड है? काइंड के रूप में है। तो ये है रिवॉर्ड इन काइंड। पहला था रिवॉर्ड इन कैश, दूसरा था रिवॉर्ड इन काइंड, और तीसरा क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जैसे आप ढंग की नौकरी करते हैं तो आपका पीएफ कटता है, इंश्योरेंस होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पार्ट होती हैं। और लास्ट में हम लोग प्राइवेट पेंशन भी कहते हैं। प्राइवेट पेंशन भी इसका एक घटक है। ठीक है? सो नाउ आई फिनिश दिस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधे वाक्यों में इसे वेजेस कह देंगे, सैलरी कह देंगे तो भी समझ में आ जाएगा, काम चलेगा। परंतु टेक्निकली ज्यादा करेक्ट होने के लिए एज अ स्टूडेंट मुझे समझना चाहिए कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2-3 तरह की होती हैं। एक होता है रिवॉर्ड इन कैश, जैसे मेरा बेसिक पे, जैसा मुझे हाउ व्हाट इज़ दैट डीएनएस अलाउंस जो मुझे नकद के रूप में, कैश के रूप में मिले, ये रिवॉर्ड इन कैश है। जो मुझे मूर्त रूप में मिले, जैसे मुझे क्वार्टर मिले, मुझे गाड़ी मिले क्योंकि मैं एक नौकरी में एक पद पे आसीन हूँ, तो दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड इन काइंड। और जो सामाजिक सुरक्षा के लिए मिले जैसे पेंशन इत्यादि, वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा के लिए। एंड द लास्ट इज कॉल्ड प्राइवेट पेंशन। ये हो गया एक कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेजेस मिलता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के रूप में, और इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग पढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अब सीधे शब्दों में पहले बताते हैं, एंड दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, देर आर टू, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है? आपके पास बहुत जमीन है तो आपने लगा दिया उसे किराए पर, एंड यू आर अर्निंग रेंट, तो आपके पास प्रॉपर्टी है इसलिए तो आपको रेंट मिल रहा है। नंबर टू, आपके पास बहुत मनी कैपिटल है, तो आप फिनेंशियर हैं, आप श्रॉफ्स हैं, महाजन हैं, और आप क्या, आप फाइनेंशियर के रूप में लोगों को पैसा दे दिए, और पैसा दे दिए तो वो लोग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वापस, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड। ये भी एक, आपके पास मनी प्रॉपर्टी है तभी तो आपने दूसरों को दिया और इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं। और तीसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एलिमेंट, रॉयल्टी। रॉयल्टी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि आप बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, तो आपने बहुत अच्छी बुक लिखी, तो वो बुक जब की, वो आपकी क्रिएटिविटी के, आपके लेखन के आधार पर ना उस बुक की मांग हुई, तो वो जो बुक सेल होगी तो आपको कट के उसका एक रेवेन्यू
रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। सो यू हैव दैट क्रिएटिविटी इन यू, you have land with you as a property and so you are earning the rent, you have money capital with you and so you let it, you give it to others, you for borrowing purpose, and you earn the rate of interest. You have the property in the sense that you have creativity, सृजनात्मकता है, तो you have are earning what, रॉयल्टी, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, या बहुत अच्छा लेखन है आपका, तो बुक निकली, कैसेट निकला, तो उस पर आपको रॉयल्टी मिली। दिस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और दूसरा हिस्सा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप साहसी हैं, बोल्ड हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, बिजनेस करते हैं, तो लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। सो दिस टुगेदर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसे टेक्निकली कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमारा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का दूसरा एलिमेंट क्या हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस से हम क्या समझते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस का एक एलिमेंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा है, देखिए, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये मिश्रित आय है, सेल्फ स्वरोजगार। आप कभी मौर्य कॉम्प्लेक्स गए होंगे तो वहां रेस्टोरेंट्स है, आपके गांव वगैरह में, आपके शहरों में भी, टाउन्स में रेस्टोरेंट होगा। तो यहाँ जैसे मौर्य कॉम्प्लेक्स में है वसंत विहार, तो देखिए आप वसंत विहार जाइएगा तो आप देखिएगा कि जो वसंत विहार के मालिक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उनका रेस्टोरेंट है, उन्होंने बिजनेस किया, रेस्टोरेंट स्थापित किया और रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हो गया। तो वसंत विहार का जो वो व्यक्ति है ना, वो मैनेजर जो है, ओनर है उसका, एक्चुअली वो प्रमोटर है, वो बिजनेसमैन है। तो वो दिन भर मतलब एक काफी लंबे समय तक वो वहां बैठ करके सुपरविजन भी करते हैं। सुपरविजन करते हैं, मतलब आखिर उन्होंने पैसा लगाया है, पैसा लगाया है तो वो क्या, किस तरह से प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर हो रहा है और शेफ्स कैसे काम कर रहे हैं, सारी इन चीजों को वो निरीक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने मनी लगाया है, इन्वेस्ट किया है और वसंत विहार को स्थापित किया। वसंत विहार में उन्होंने पैसा लगाया, बिज़नेस में पैसा लगाया। तो वो एक तरह से नेचुरली वो एंटरप्रेन्योर हैं। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। परंतु एंटरप्रेन्योर के रूप में वो ये तो निरीक्षण करते ही हैं कि उनकी पूंजी जो लगी तो उनको उतना रेवेन्यू आना चाहिए, सेल हो करके सारे साउथ इंडियन डिशेस। परंतु एक लेबर, एक वर्कर की तरह भी वो 4 घंटा, 5 आवर्स, 6 आवर्स वहां बैठ करके वसंत विहार में एज अ मैनेजर, वो ही कीप्स एन आई ऑन ऑल द पीपल कि लोग आ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर और डिलीवरी ऑफ ऑर्डर में, हमारे शेफ्स और वेट, ये सारे लोग असिस्टेंट कैसे काम कर रहे हैं। तो वो एक मैनेजर के रूप में, एक लेबर के रूप में भी तो कार्य कर रहे हैं। अब एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और एक श्रमिक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो उनको जो पैसा आता है ना, उसको क्या कहा जाए, वेजेस कहा जाए कि प्रॉफिट कहा जाए। सो इसमें ना दोनों तरह की चीजें शामिल हैं, दोनों विशेषताएं हैं। दैट इज वाई स्वरोजगार जब आप करते हैं तो आपकी जो आय होगी ना, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। तो मिश्रित आय ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। So these are three things, okay, of domestic factor income. Compensation of employee, number one. Number two, operating surplus. Number three, mixed income of self-employed. Are you people understanding? Please say, children. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ, Yes, समझ में ma'am. आना चाहिए, है ना? तो देखिए इन तीनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो यू विल अराइव एट व्हाट, ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विल गिव यू, सीधे लिखिएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक फैक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी। नेट मतलब डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, डोमेस्टिक मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो, और प्रोडक्ट तो हम लोग सभी जानते हैं। अब आप ये मुझसे पूछिएगा कि यहाँ फैक्टर कॉस्ट क्यों हुआ, यहाँ फैक्टर कॉस्ट ये इसीलिए लिखे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि कहाँ इनकम जनरेशन हो रहा है, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, पटना मार्केट में, या इनकम जनरेशन हो रहा है आपकी फैक्ट्री में, जहां आप आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं,
टेल मी प्लीज, ये इनकम कहाँ जनरेटेड हो रहा है? फैक्ट्री में। हाँ, फैक्ट्री में, यानी कि जहाँ कार्य चल रहा है वहां जनरेट हो रहा है, जहाँ सेल वाली जगह नहीं, जहाँ वो प्रोड्यूस या कमोडिटी का या सर्विस का भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पर फैक्ट्री साइट पर, एक शब्द में कहें फैक्ट्री साइट पर। और इसीलिए क्योंकि ये फैक्ट्री साइट पर हो रहा है, दैट इज व्हाई हियर वी विल राइट एफसी, फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग आ गए। अब तो हमारा रास्ता बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज नेशनल इनकम? टेल मी अगेन, एब्रिविएशन उसका बताइए जल्दी से। एन नेशनल इनकम इज इक्वल टू एन, पढ़े हैं कोई? इट इज कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कल ही ना बताए थे परसों, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज जोड़ेंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर हम पहुंच जाएंगे? नाउ यू पीपल विल से। NFIA। वेरी गुड, एनएफआईए। ओके, बहुत अच्छा। और तब हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे अराइव कर जाएंगे, एंड देयरफॉर दैट इज नेशनल इनकम। सो इट इज ओवर। Did you follow? This is the shortest journey. NDP at factor cost plus NFIA is equal to NNP at factor cost. ठीक है? अब please take out your pen and paper. Write down calculation of national income. Calculation of national income via income method. Aman sir, is calculation of national income via income method. Step 1. Step 1. We identify the sectors. We identify the sectors in which income generation taking place. Income generation is taking place in the process of production of goods and services. In the process of production of goods and services. Step 2. Step 2. We arrive at or discuss the components of domestic factor in. We discuss the components of domestic factor income. Point number 1. Domestic factor income का point number 1 है ये. Compensation of employees. Compensation of employees, which comprises of reward in cash, comma, reward in kind, comma again, employers contribution to social security schemes, and private pension,
compensation of employee over हुआ. Now you write down point number 2, domestic factor income का दूसरा element, operating surplus. Operating surplus comprises of income from property, that is rent, interest, royalty. अपना अटेंडेंस के बारे में पर्टिकुलर रहिएगा और अमन सर या जो भी टेक्निकल हेल्प हो उनसे करवा लीजिएगा. बी पर्टिकुलर अबाउट योर अटेंडेंस. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, that is rent, interest and royalty. Along with this operating surplus लिखा रहा है. Along with this, there is income from entrepreneurship, that is profit. There is income from entrepreneurship, that is profit. Operating surplus over हुआ. Next paragraph, third one, mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed. हो गया. Now the next one, step 3. Step 3, domestic factor income. Domestic factor income may be written as NDP at factor cost, net domestic product at factor cost, net domestic product at factor cost. Last step, net domestic product at factor cost plus NFIA. NDP at factor cost plus NFIA is equal to NNP at factor cost. NDP at factor cost plus NFIA, net factor income from abroad, is equal to NNP at factor cost. Bracket में लिख लीजिए. This is national income. NNP at factor cost is national income. खत्म. So we have covered income method of estimating national income. Now we move to the expenditure method, the third method. Expenditure का अर्थ होता है व्यय. Expenditure का अर्थ होता है खर्च. Expenditure का अर्थ होता है spend करना पैसा. तो ये भी एक रास्ता है जिससे हम लोग नेशनल इनकम पे अराइव करते हैं. अब इसको समझा जाए. देखिए इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. आप लोग अर्लियर क्लासेस में +2 में पढ़ी होंगी. C + I + G + X - M is equal to GDP at market price. अब इसको समझे. यही है एक्सपेंडिचर मेथड. C is what? C is private final consumption expenditure made by households and non-profit organizations. इसको अब धीरे धीरे थोड़ा समझाते हैं. देखिए सबसे पहला कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड का होता है जिसे कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हम लोग हर घरेलू इकाई, हर हाउस होल्ड तथा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हेल्पेज इंडिया और ऑफ कोर्स ज्यादा कैटेगरी, ज्यादा लोग तो होंगे, सब हाउस होल्ड इसमें आ जाते हैं, अनेक प्रकार की वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं. ओके, वी बाय पेंसिल, पेन, रबर, सोप, डिटर्जेंट, दिस दैट, फर्नीचर, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सब पे खर्च करते हैं हम लोग. ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर प्राइवेट निजी, फाइनल तो हर वक्त लेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर विल बी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल एक्सपेंडिचर. सेम कॉन्सेप्ट चलता है. तो प्राइवेट फाइनल
कंजम्पशन यानी उपभोग करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो पैसा जाता है मार्केट में, हम लोग कमोडिटीज खरीदते हैं और पैसा हेलो मैम, देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम से please. हाँ से हु इज जेठालाल हियर? Who is Yes, Jethalal? ma'am. I do not Yes, know. ma'am. I think क्या he's बात है, कोई outside. प्रॉब्लम हो रहा है? Yes, Don't know, ma'am. He's outsider or don't know. he is an पता outsider. नहीं मैम कौन है। Don't know, ma'am. अच्छा, जेठालाल, whoever you are, yes, मैम आप रिमूव तारक कर दीजिए मेहता आप। का चश्मा ही पे कंसंट्रेट कीजिए जेठालाल, एंड प्लीज डू नॉट गेट तारक मेहता में ही काम आएगा मैम उसका। Aman sir, हमको Aman तारक sir. मेहता काम आ सकता है, बट हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, और इसलिए प्लीज यहाँ एक तो है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना कि फिक्स्ड एसेट को, मशीनरी को, लैंड को, बिल्डिंग को, हेवी इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए एक उद्योगपति, एक इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे खर्च करता है। This is investment expenditure, and so this is gross domestic capital formation का पहला एलिमेंट है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस लेकर के चलेंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलने को नेट से भी चला जाता है, बट ऐसे कन्वेंशन है, हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आ गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस के लिए फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इनको खरीदने के लिए हम लोग खर्च करते हैं। ये हो गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देयर आर टू थिंग्स मोर, and two nahi, three things more. Next one is what? The next one is changes in the stock, the difference between closing stock and opening stock. इन्वेंट्रीज भी कहते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री बहुत आसान शब्दों में समझिए कि ये गोडाउन का रूप है, अगर प्राइमरी वे में समझे, और इसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और कुछ फिनिश गुड्स भी रहती हैं, ताकि डिमांड और सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन होगा ना मार्केट में, डिमांड बढ़ गया बहुत एसी का, तो तुरंत रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में परिवर्तित करके मार्केट में ला करके सेल किया जाएगा। सो चेंजेस इन इन्वेंट्री, you will write gross domestic capital formation is equal to gross business fixed investment expenditure plus changes in the stock. Changes in stock is difference between the closing stock minus opening stock. थर्ड है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है? रेसिडेंशियल लिखा हुआ है, सब तरह का निर्माण नहीं, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो इतने सारे रेसिडेंसेस, आवास जिसे हिंदी में कहते हैं, यस, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस पर भी तो खर्च किया जाएगा, इस पर तो बहुत खर्च होगा। सीमेंट चाहिए, जिप्सम चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, सैंड चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बालू मिट्टी इत्यादि इत्यादि। तो इस पर भी खर्च किया जाता है एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर के द्वारा। एंड द लास्ट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम लोग मान रहे हैं, जैसे अब जुलाई का समय आता है तो सारे शहर में क्या, उसके पहले मतलब रेनी सीजन के पहले सारे रोड्स को आप देखिएगा, वो अलकतरा वगैरह को करके, मतलब कि उसको फिनिश टचेस दिए जाते हैं ताकि वो मजबूत रहे। फिर स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क बनाना, इन सब पर भी तो खर्च किया जाता है, इन सब पर भी पैसे का खर्च किया जाता है। स्ट्रीट लाइटिंग पर, ये पब्लिक के लिए है, और पार्क बनाना, ये सारे पे भी पूंजी निवेश खर्च किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। सो we are discussing component of investment expenditure. अब ये investment expenditure दूसरे रूप में हम लोग कहेंगे gross domestic capital formation. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज आई? नंबर 1, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ? फिक्स बिजनेस, फिक्स एसेट के लिए प्लांट, मशीनरी इत्यादि। नेक्स्ट कंपोनेंट हुआ चेंजेस इन द स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड द ओपनिंग स्टॉक।
तीसरा इसका घटक क्या हुआ? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी वो खर्च जो कि मकान, आवास, रेसिडेंस बनाने के लिए खर्च किया गया। देखिए हर बार सोचते रहिए कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। और लास्ट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी सड़क, पार्क, स्ट्रीट लाइटिंग पर जो खर्च किया गया। ओके, where expenditure is taking place, expenditure on building fixed asset like plant, changes in the stock. Next, expenditure on making residential construction of residences, and expenditure on making street lights, making streets, having street lights, making parks. तो ये सब मिला करके हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर, या कहिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सेकेंड सी प्लस आई हो गया, अब जी प्लस एक्स माइनस एम है। तो जी प्लस एक्स माइनस एम में क्या है? जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड्स, गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड्स इन द वे दैट क्या गवर्नमेंट को रेनॉल्ट पेन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को महिंद्रा जीप नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड्स ऑन हैविंग एम्बेसडर कार्स, गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन मेकिंग स्कूल्स, गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन मेकिंग बिल्डिंग्स फॉर इट्स ऑफिसेस। तो भारत सरकार, राज्य सरकार, सरकार भी खर्च करती है, सरकार भी खर्च करती है अनेक तरह के वस्तु और अनेक तरह की सेवाओं पर। So there is a government's expenditure, and the last one is net exports, which is the difference between exports and imports. अब ये difference होता है कि बासमती राइस हमने सेल किया तो मैं पाई ₹20, और मैंने बाहर से ऑयल खरीदा तो मुझे अब ₹50 देना पड़ा, तो नेट एक्सपोर्ट्स इज -30। ठीक है, तो प्लस में भी हो सकता है, अगर एक्सपोर्ट अर्निंग्स हम हो, इंपोर्ट बिल इज लेस, तो प्लस में भी हमारा नेट एक्सपोर्ट्स जा सकता है। एक चीज इंटेलिजेंटली ये सब चीज समझ लीजिए, एग्जाम क्या कहीं भी आगे भी काम आ सकती है, कॉम्पिटिटिव दीजिएगा। एक चीज मन में आती है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, कि देखिए ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो ये तो बाहर से लेन देन है, तो इसको डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा क्यों माना गया है? देखिए इसका आंसर कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो आप आंसर कीजिएगा कि okay, basmati is being exported, but where it has been produced on the Indian soil, and therefore these are part of domestic territory of India. खैर इतना ज्यादा पूछना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो नहीं चाहिए, बट हाँ कंपटीशन वगैरह में पूछा जा सकता है। So this is a part of domestic product. तो ये तीन चीज हम लोग ऐड कर लेंगे, C plus I plus G plus X minus M, and where will we arrive at? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप कहिएगा क्यों? देखिए ग्रॉस तो इसलिए क्योंकि इसमें क्या चीज शामिल है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इंक्लूडेड, सो वी आर सेइंग ग्रॉस। ऐसे नेट पे भी जा सकती हैं, पर पारंपरिक रूप से हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के रूप में ग्रॉस लेकर ही चलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड बाद में लिखाएंगे, इट इज ऑलरेडी 10:34। एक्सपेंडिचर मेथड, हाउ डू वी अराइव एट नेशनल इनकम वाया एक्सपेंडिचर मेथड? नंबर 1, first component is private final consumption expenditure made by the households and non-profit making organization. Number 2, investment expenditure in the nature of gross domestic capital formation. Number 3, government expenditure. And number 4 is net exports. हर जगह खर्च किया जा रहा है, स्पेंडिंग हो रही है, और क्योंकि ये स्पेंडिंग कहाँ होगी? मार्केट में कि फैक्ट्री में? प्लीज से यस चिल्ड्रन, ये जो खर्च हम लोग कर रहे हैं मार्केट में कि फैक्ट्री में? फैक्ट्री में। कहाँ खर्च कर रहे हैं? खर्च कहाँ कर रहे हैं? आप सीमेंट जाके खरीदिएगा अगर रेजिडेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ओके, एसीसी सीमेंट, जेपी सीमेंट, तो कहाँ? नेरोलॉक पेंट्स लीजिएगा या जाके रेनॉल्ट पेंट खरीदिएगा, तो कहाँ खरीदिएगा? वेयर आर यू स्पेंडिंग द मनी? इन द मार्केट में। यस, इन द मार्केट में हम यस, इस सेंस में समझिए।
हम समझाते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो मैंने पेन पेंसिल पेपर सोप डिटर्जेंट खरीदा, मार्केट में खरीदा, ठीक है, मार्केट में खरीदा एट अ सर्टेन प्राइस, जाके पटना मार्केट में खरीदा, मौर्य कॉम्प्लेक्स बोरिंग रोड मार्केट में खरीदा। नेक्स्ट, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया गया, तो फिक्स्ड एसेट के लिए प्लांट के लिए मशीनरी, मशीनरी जैसे कहाँ खरीदी गई, मार्केट में खरीदी गई। रेसिडेंशियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेसिडेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ईंटा, पत्थर इत्यादि, सीमेंट कहाँ खरीदा गया, मार्केट में खरीदा गया। गवर्नमेंट ने महिंद्रा जीप कहाँ खरीदा, मार्केट पे एट अ सर्टेन प्राइस। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो मार्केट में हो ही रहा है, ऑफ कोर्स। तो एवरीथिंग इज बीइंग, this activity is being carried at in the market. Therefore we arrive C plus I plus G plus X minus M is equal to GDP at market Market price. हाँ, अब समझ में आ गया ना, क्लियर होना चाहिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमारी जर्नी बहुत आसान है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या चीज हम माइनस करेंगे कि हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, बताइए। Depreciation. हाँ, then you sorry, I rearrange my words. GDP at market price minus, ठीक है, डेप्रिसिएशन से चलते हैं, किसी भी तरह से Ma'am, चल सकते हैं। हम net एनआईटी की बात indirect कर रहे थे। yes, ma'am. Net indirect tax. हाँ, Then हम paid एनआईटी की बात कर रहे थे। ओके, आई कंप्लीट क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हो factor गया? cost. I hope you have understood. The next one, GDP at factor cost minus depreciation cost is equal to what? Tell me. NDP at G, factor cost. yes, very good. G से आगे N पर NDP at factor cost. And the last one, NDP at factor cost में हम क्या चीज ऐड करें कि NNP at factor cost पर आ जाए? NFIA. Okay, so it NFI. is complete. Yes. Listen children, आज ये लिखा नहीं पा रहे हैं। नेशनल इनकम ऐसा है ना कि इसे समझना ज्यादा आवश्यक है। तो हम 2 मिनट में ना Yes, और ma'am. चीज थोड़ा डिस्कस ही कर देते हैं और नेक्स्ट डे हम लिखा देंगे इसको शॉर्ट में। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, ये चीज। पर देखिए, आप लोग जीडीपी सिलेबस में या जैसे देखते हैं जीडीपी पे बहुत जोर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ये समझिए। कोई भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, कोई आपको स्प्लिट अप करके कहे कि व्हाट इज दैट, तो आप लिखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज इंक्लूडेड है। जी है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है इंक्लूडेड, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, और प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस उत्पाद, और मार्केट प्राइस है मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडेड एंड सब्सिडी